हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज रहे हैं उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही में उस हर फैक्ट को जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कराते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम अधिक से अधिक फायदा मिल सके। ये सीरीज उन सभी के लिए फायदेमंद है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी से संबंधित एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज को रेगुलर देखेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट्स इतने बार आपके सामने से गुजरेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। और सीरीज यदि आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। तो डॉक्टर अरविंदो जो अरविंदो हैं वो एक योगी और दार्शनिक हैं और इनकी बुक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ह्यूमन साइकिल। और इन्होंने इंटरनेशनल योगा की फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक शिक्षा, ऑप्शन ए। अरविंदो जो कि भारतीय समाज सुधारक भी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से इनका नाता रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है। भगवान दास, डॉक्टर अरविंदो, एम के गांधी या राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर होगा श्री अरविंदो, ऑप्शन बी। श्री अरविंदो ने द लाइफ डिवाइन की भी रचना की है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसने बुक व्यू और फील्ड व्यू में विभेदीकरण किया है। ए आर देसाई, जीएस गुर्रे, हेमंत श्रीनिवास और आई पी देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत श्रीनिवास। हेमंत श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया है अर्थात प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट। इन्होंने पश्चिमीकरण अर्थात वेस्टर्नाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने सेकुलराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है अर्थात धर्मनिरपेक्षीकरण। और इन्होंने फील्ड व्यू मेथड को अपनाया है भारतीय समाज के अध्ययन में। और जबकि जीएस घुर्रे हैं इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन करते समय बुक व्यू मेथड को फॉलो किया है अर्थात जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है और जो वेद पुराण इत्यादि के अध्ययन से ही भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है। जबकि एमएन श्रीनिवास ने बुक व्यू के साथ साथ फील्ड व्यू मेथड को भी अपनाया है और इन दोनों को अपनाकर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। इस प्रकार जो एमएन श्रीनिवास है इन्होंने बुक व्यू और फील्ड व्यू के मध्य अंतर पैदा किया है। जीएस घुर्रे को समझ लेते हैं। जीएस घुर्रे जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है और जीएस घुर्रे ने भारतीय समाज की एकता का सिद्धांत दिया है जिसमें ये कहते हैं कि जो एकता है इसको दो सूत्र हैं। पहला है हिंदू धर्म और उसकी संस्थाएं और दूसरा है सांस्कृतिक समरूपता। हिंदू धर्म और उसकी संस्थाएं और सांस्कृतिक समरूपता ही भारतीय समाज की एकता के दो आधारभूत सूत्र हैं। और साथ ही में इन्होंने जाति के 6 लक्षणों पर चर्चा की है और ज्वाइंट फैमिली का भी कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है जैसे जैसे समाज बदल रहा है, आधुनिकता के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव हो रहा है वैसे वैसे ज्वाइंट फैमिली का स्थान एक्सटेंडेड फैमिली लेती जा रही है जो शहरों में रहते हुए भी अपने गांव के परिवार से जुड़ी हुई है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इन्होंने कास्ट एसोसिएशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है कि शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन के दौर में कास्ट एसोसिएशन का उदय हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मिलान का क्वेश्चन आया है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। सांस्कृतिक विविधता, तो इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक विविधता डीपी मुखर्जी। सामाजिक विविधता, सामाजिक विविधता बी आर अम्बेडकर ने।
दिया है। पवित्रता और प्रदूषण, ये लुई डूमा का कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता आंदोलन, ये ए.आर. देसाई का कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से राइट आंसर 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो मेरी पुरानी वीडियोस पर जाइए, उस पे मैंने इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, और जो एमसीक्यूज करवाए हुए हैं पुरानी वीडियोस में, उनमें मैंने इन सभी कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से विश्लेषण किया है। यहाँ पर डीपी मुखर्जी को हम और समझ लेते हैं। डीपी मुखर्जी जो कहते हैं कि जो परंपरा और आधुनिकता है वो एक दूसरे की विरोधी नहीं है। परंपरा का विकास आधुनिकता के ढांचे के भीतर ही हुआ है, और इन दोनों में संतुलन की स्थिति है। परंपरा जो है वो गतिशील और नए विचारों को आत्मसात कर लेती है। जो भारतीय परंपरा है उसमें ऐसा स्वभाव है कि वो गतिशील है, समय के साथ अपने आप में थोड़ा परिवर्तन भी कर लेती है, और जो नए विचार हैं उन्हें, जो नए तार्किक विचार हैं उन्हें आत्मसात भी कर रही है। और इन्होंने भारतीयकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात पश्चिम की जो परंपराएं हैं उन वो भारत में आकर उनका भारतीयकरण हो गया है, उन्हें भारत के माहौल के हिसाब से ढाल लिया गया है। और इन्होंने रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन सोशल चेंज का भी कॉन्सेप्ट दिया है कि सामाजिक परिवर्तन में बुद्धिजीवियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ये एक सांस्कृतिक पुल की तरह कार्य करते हैं, और ये समाज के मार्गदर्शक होते हैं। और इनकी जो अप्रोच रहा है डीपी मुखर्जी का, वो हिस्टोरिकल अप्रोच भी अपनाया है इन्होंने। साथ ही में इन्होंने भारतीय समाज के भीतर जाति और वर्ग, इनके मध्य की अंतरक्रिया का भी अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि बी.आर. अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो और डैश। तो इनका राइट आंसर होगा आंदोलन करो। इनकी बी.आर. अम्बेडकर की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जैसे एनिलिशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इनकी दूसरी बुक है हु वर द शूद्रास और द अनटचेबल, हु वर दे, व्हाई दे बिकम अनटचेबल। ये भी है बुद्धा एंड हिज धर्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये भी इनकी बुक है। और इन्होंने दो संगठन की स्थापना की जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1936 में की, और बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना इन्होंने 1924 में की। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन कौन थे? ए.आर. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी, या डी.एन. मजूमदार, हेमंत दत्ता, डी.डी. कौशाम्बी, ए.के. शरण एवं बी.के. सरकार। तो वी ऑल नो दैट ये ऑप्शन बनेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राधाकमल मुखर्जी और डी.एन. मजूमदार। अब राधाकमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी दोनों ने भारतीय समाजशास्त्र के संस्थाकरण अर्थात इंस्टीट्यूशनलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इनका जो अप्रोच रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहा है, अर्थात इन्होंने भारतीय समाज को समझने में एकीकरण पर बल दिया है, अलग अलग विषयों के एकीकरण पर बल दिया है। और जो जी.एस. घुर्रे, एम.एन. श्रीनिवास भी इसमें शामिल होते हैं, ये भी इन्हीं के समकालीन रहे हैं। हालांकि ए.आर. देसाई को भी माना जाता है, लेकिन ये डीपी मुखर्जी से थोड़े से बाद के कहे जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर राधाकमल मुखर्जी और डी.एन. मजूमदार है, जो डीपी मुखर्जी के समकालीन विचारक माने जाते हैं। और डीपी मुखर्जी की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर, डायलेक्टिक
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि हेमंत श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में किस पहलू पर बल दिया है? तो जाति और धर्म के अध्ययन में उन्होंने अपने किस पहलू पर बल दिया है? ऑप्शन है सैद्धांतिक अवधारणात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, संघर्ष सहयोग या परंपरा आधुनिकता। तो इनका राइट आंसर होगा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, ऑप्शन बी। चूंकि हेमंत श्रीनिवास ये एक संरचनात्मक और प्रकार्यवादी माने जाते हैं, संरचनावादी और प्रकार्यात्मक विचारक हैं। और इनके कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखे हेमंत श्रीनिवास के, कि इन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने डोमिनेट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट दिया है और सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। और इनकी जो अध्ययन की पद्धति है वो फील्ड व्यू है। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे इंडियाज विलेज। इंडियाज विलेज हेमंत श्रीनिवास की है और इंडियन विलेज जो है ये एस.सी. दुबे की है। तो इन दोनों बुक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। इंडियाज विलेज हेमंत श्रीनिवास और इंडियन विलेज एस.सी. दुबे। दूसरी बुक है इनकी विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। एक और बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। आगे बढ़ते हैं। जी.एस. घुर्रे ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो जी.एस. घुर्रे ने कैम्ब्रिज में, जी.एस. घुर्रे भारत से उठकर कैम्ब्रिज गए थे अपना अध्ययन पूरा करने के लिए। और जब ये कैम्ब्रिज गए तो इन्होंने W.H.R. रिवर्स के साथ मिलकर एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट पर शोध कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक ली ड्यूमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? अर्थात पूछा गया है कोई ली ड्यूमा ने इनमें से किसमें योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन है जाति संस्तरण की प्रकृति में, या संस्तरण का सिद्धांत, शुद्ध एवं अशुद्ध में, सभ्यताओं की तुलना में, आदिम सामाजिक संरचना में। तो हम जानते हैं कि ली ड्यूमा ने आदिम सामाजिक संरचना में अपना योगदान नहीं दिया है, आदिम सामाजिक संरचना को समझने में अपना योगदान नहीं दिया है और ये इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु भी नहीं रहा है। ली ड्यूमा ने जिन जिन पर कॉन्सेप्ट दिए हैं वो है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस होलिज्म का कॉन्सेप्ट, व्यक्तिवादिता बनाम समग्रता का, वर्ण जाति व्यवस्था पर इन्होंने अध्ययन किया है। और वर्ण जाति व्यवस्था के अध्ययन में इन्होंने हायरार्चिकल जाति व्यवस्था की हायरार्ची का अध्ययन किया है, जाति व्यवस्था के पदानुक्रम का वर्णन किया है। इसी क्रम में इन्होंने शुद्धता और अशुद्धता का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ होल अर्थात समग्र की अवधारणा का भी अध्ययन किया है, जिसमें ये कहते हैं कि समाज में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसे ही हम धर्म कहते हैं। मतलब जाति व्यवस्था, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज ये सब आपस में कनेक्टेड है और जिसे हम धर्म कहते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का भी अपना सिद्धांत दिया है और इन्होंने होमो हेरार्चिकस और होमो इक्विनस का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें ये कहते हैं जो होमो हेरार्चस है ये भारतीय समाज की व्यवस्था है, भारतीय समाज में देखने को मिलता है। और होमो इक्विनस है ये पश्चिमी समाज में देखने को मिलता है। और साथ ही इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी विचारधारा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। और समाज को समझने के लिए समाज की विचारधारा को समझना आवश्यक है, इस पर इन्होंने बल दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रैक्टिशनर माना जाता है? जिन्होंने सिद्धांतों के जरिए भारतीय समाज का अध्ययन किया है। ए आर देसाई, जी एस घुर्रे, हेमंत श्रीनिवास, आर के मुखर्जी।
तो इसका राइट आंसर होगा जीएस घुर्रे, क्योंकि इन्होंने बुक व्यू मेथड का प्रयोग किया है अपने भारतीय समाज के अध्ययन में, और भारतीय परंपरा, रीति रिवाज और जो वेद पुराण है और जो साहित्य है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य रहे हैं, उनके आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे इंडियन साधुज, महादेव कोलिस, ट्राइब कास्ट एंड नेशन, गॉड एंड मैन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द शेड्यूल्ड ट्राइब और सोशल टेंशन इन इंडिया। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लुई डूमा में निम्न में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक रहे हैं? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, पौराणिक। तो राइट आंसर है संरचनात्मक। लुई डूमा वही है जिन्होंने भारतीय समाज में जातियों का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है, और जातियों के पदानुक्रम के अपने सिद्धांत में इन्होंने शुद्धता और अशुद्धता का कॉन्सेप्ट दिया है, पवित्रता और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक मॉडल का सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया है? एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, कबीर और एरियार। तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर एम.के. गांधी है। एम.के. गांधी ने साथ ही में सत्य अहिंसा का भी सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, सर्वोदय का सिद्धांत दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है? एकीकृत उपागम, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कह सकते हैं, अर्थात सारे विषयों को एक साथ क्लब करके भारतीय समाज का अध्ययन करना। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो की है राधाकांत मुखर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने अनुभव किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए, अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुर्रे, एस.सी. बोस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई, जिन्हें मार्क्सवादी समझा जाता है, और इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय समाज का अध्ययन किया है, और इन्होंने राज्य को एक वर्ग संस्था के रूप में देखा है, और कहा है कि राज्य कुछ विशेष वर्गों के हितों का संरक्षक है, जैसे पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग। और इन्होंने अपनी बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना की है, और कहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसमें मुख्यतः स्वदेशी पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व रहा है, और इन्होंने पुलिस राज्य की भी अवधारणा दी है, और भारतीय गांव को इन्होंने विरोधी एकता वाला बताया है। इस प्रकार से इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए, अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये इनका फेमस स्टेटमेंट भी रहा है। तो इसका राइट आंसर है ए.आर. देसाई। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? ये श्रेय उनको दिया जाएगा जो बुक व्यू के साथ साथ फील्ड व्यू
मेथड को अपनाकर भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में सिर्फ किताबों पर ही केंद्रित नहीं होते, प्राचीन धर्म ग्रंथों या साहित्यों पर ही केंद्रित होकर भारतीय समाज का अध्ययन नहीं करते, बल्कि भौगोलिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को देखते हुए भी भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं और फील्ड व्यू मेथड को अपनाते हैं। तो ऐसा करने वाले कौन हैं? ऐसा करने वाले एम.एन. श्रीनिवास हैं। एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया, पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट दिया, धर्मनिरपेक्षीकरण का कॉन्सेप्ट दिया। धर्मनिरपेक्षीकरण के कॉन्सेप्ट में कहा इन्होंने कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना ही धर्मनिरपेक्षीकरण है। प्रभु जाति का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास या लुई डूमा? तो इसका राइट आंसर है ए.आर. देसाई। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है? तो 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, मैकम मेरियट, मिल्टन सिंगर, एस.सी. दुबे। राइट आंसर है इसका एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे, जिन्होंने अपने इंडियन विलेज नामक पुस्तक में भारतीय गांव को समझने के कुल 6 आधारों की चर्चा की है और 6 आधार पर भारतीय गांव को समझने का प्रयास किया है। और वो 6 आधार क्या है? जिसमें से पहला आधार है सामाजिक संरचना, दूसरा आधार है लैंड टेन्योर सिस्टम, तीसरा आधार है जीविका के प्रमुख साधन, चौथा आधार है सेटलमेंट पैटर्न अर्थात बसने के पैटर्न के आधार पर, पांचवा आधार है गांव के आकार साइज, छठवां आधार है गांव की एकता और उनकी पहचान। इन आधारों पर इन्होंने भारतीय गांव को समझने का प्रयास किया है और साथ ही भारतीय गांव और शहर में हो रहे परिवर्तनों को भी समझा है। इनका एक और कॉन्सेप्ट है रिचुअल प्योरिटी का कॉन्सेप्ट। रिचुअल प्योरिटी के कॉन्सेप्ट जो कि जाति व्यवस्था का आधार है, जिस पर जाति व्यवस्था टिकी हुई है, और रिचुअल प्योरिटी में जो उच्च जातियां हैं अपने से निम्न जातियों से दूरी बरतती है। और इन्होंने अपना रिचुअल प्योरिटी का कॉन्सेप्ट हैदराबाद के एक गांव है जिसका नाम है शामिलपुर गांव, उसके अध्ययन के आधार पर ये कॉन्सेप्ट दिया है। और इन्होंने साथ ही में ये भी कहा है कि गांव जो है वो सेमी ऑटोनमस है अर्थात अर्ध स्वायत्त है, जो ना तो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और ना ही पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सूचियों का मिलान करना है। द्वंद्वात्मक उपागम, ये है डी.पी. मुखर्जी से रिलेट करता है। प्रकार्यात्मक उपागम, ये रिलेट करता है एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. बोस से। भारत विद्या उपागम, जी.एस. घुर्रे। सभ्यागत उपागम, एन.के. बोस और सरजीत सिन्हा से। तो इस प्रकार से राइट आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि सामाजिक कोष का सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है? लुई डूमा, कार्डवेल, किंग्सले डेविस, एफ. नोस्टिन। तो इसका राइट आंसर है लुई डूमा। जो सामाजिक कोशिका का सिद्धांत है ये जनसंख्या वृद्धि दर से रिलेटेड करता है।
अर्थात लुई डूमा कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति आर्थिक संसाधनों से संपन्न होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें बच्चा पैदा करने की रुचि कम होती जाएगी, अर्थात संतान पैदा करने के प्रति रुचि उसकी कम होती जाएगी। किंग्सले डेविस ये यूएसए के समाजशास्त्री हैं और इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है और ह्यूमन इकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, जिसमें कहा है कि जनसंख्या, पर्यावरण, तकनीक, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन्होंने वर्ल्ड अर्बनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है और राइज ऑफ मेट्रोपोलिस का कॉन्सेप्ट दिया है। डेविस मूरे के साथ मिलकर इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत बताया है, जिसमें ये समाज के लिए स्त्रीकरण को फायदेमंद मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण अर्थात 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया है? तो जैसा कि अभी हमने देखा, ये क्लासिफिकेशन एच.सी. दुबे ने दिया है अपनी बुक इंडियन विलेज में। आगे बढ़ते हैं, इसमें पुनः सूची का मिलान करना है। बुक व्यू दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले जी.एस. घुर्रे हैं। फील्ड व्यू मेथड को अपनाया है एच.सी. दुबे और एम.एन. श्रीनिवास ने। सभ्यागत दृष्टिकोण को अपनाया है सुरजीत सिन्हा ने। उपाश्रित दृष्टिकोण को डेविड हार्डीमैन ने। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, पुनः सूची का मिलान करना है। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी डीपी मुखर्जी से रिलेट करता है, सोशल जस्टिस बी.आर. अम्बेडकर से, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन लुई डूमा से, फ्रीडम मूवमेंट बी.आर. अम्बेडकर से, नहीं, फ्रीडम मूवमेंट जो है ए.आर. देसाई से रिलेट करता है। तो राइट आंसर 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कहा गया है कि निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? तो वो किया है ए.आर. देसाई ने। ए.आर. देसाई जिन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद के विकास के चरणों के बारे में भी बात की है। वहीं दूसरी तरफ रामकृष्ण मुखर्जी, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्री के साथ साथ सांख्यिकीविद भी माना जाता है, और इन्होंने डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने सोशल इंडिकेटर्स का भी कॉन्सेप्ट दिया है कि समाज में क्या क्या सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, और इन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन में होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया है, समग्र उपागम को अपनाया है। और रामकृष्ण मुखर्जी की बुक भी है, जैसे द डायनेमिक ऑफ रूरल सोसाइटी कल्चर एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वह भारतीय समाज संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, या फिर संस्कृति हो, या फिर भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि डीपी मुखर्जी कहते हैं यदि भारतीय समाज को समझना है तो सबसे पहले भारत की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को समझना पड़ेगा, तभी वह भारतीय समाज को गहराई से समझ सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ए.आर. देसाई के अनुसार
राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को किसके द्वारा चित्रित किया गया है? उद्योग विकास, समाजवाद का प्रभाव, खेतीहरों की भागीदारी या स्वशासन? तो इसका राइट आंसर है उद्योग विकास। ये राष्ट्रवाद के विकास का दूसरा चरण है। अब डीपी मुखर्जी ने अपनी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद के विकास के चरण के बारे में बताया है और कुछ चरणों की चर्चा की है। जैसे पहला चरण था इकोनॉमिक यूनिफिकेशन बाय ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिश शासन के द्वारा आर्थिक केंद्रीकरण का चरण। दूसरा चरण था नव निर्मित सामाजिक वर्ग के उदय का चरण। तीसरा चरण था नेशनलिज्म एज अ रिएक्शन, अर्थात राष्ट्रवाद का चरण। चौथा चरण था क्लास कैरेक्टर ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के वर्ग चरित्र का चरण। तो जो दूसरा चरण था नव सामाजिक वर्ग के उदय का चरण, जिसमें आधुनिक पूंजीपति, आधुनिक मजदूर, आधुनिक बुद्धिजीवी, इसकी चर्चा की है। तो इस प्रकार से जो दूसरा चरण है ये उद्योग विकास का चरण रहा है, जिसमें नए नए आधुनिक पूंजीपति वर्ग निकल कर सामने आए हैं, आधुनिक मजदूर वर्ग निकल कर सामने आता है, आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग निकल कर सामने आता है। और भारतीय राष्ट्रवाद का विकास एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस का परिणाम है, ऐसा AR देसाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया है। इन कारकों के सही सेट को पहचानिए। ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियां, ये शामिल किया है। संप्रेषण के साधन, ये भी है। राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, इसको भी AR देसाई ने शामिल किया है। मुद्रण माध्यम, इसको भी शामिल किया है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही छापे खाने के द्वारा, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के द्वारा विचारों को प्रसार किया गया है। और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में मुद्रण माध्यम भी एक कारगर तरीका रहा है। आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा, ये इन्होंने ये भी माना है। और इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन, इसको इन्होंने शामिल नहीं किया है। इस प्रकार से राइट ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का उपयोग किया है? जाति गतिशीलता का विश्लेषण, अर्थात निचली जाति द्वारा ऊपर स्थित जातियों की संस्कृति कार्य व्यवहार को अपनाने के संदर्भ में संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट, जो कि एमएन श्रीनिवास ने दिया है। इस प्रकार से राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाता है। इसमें कहा गया है कि डीपी मुखर्जी स्वयं को मार्क्सवादी कहलाने के बजाय मार्क्सवादी विज्ञानी कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, अर्थात मार्क्सिकोलॉजिस्ट कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कारण दिया है कि उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की द्वंद्वात्मक व्याख्या की चेष्टा की, जो मूल्य समावेशन तथा सांस्कृतिक संश्लेषण पर अधिक महत्व देती है और वर्ग संघर्ष पर कम महत्व देती है। ये भी सही है, अर्थात कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक हुई है? राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, AR देसाई, एमएन श्रीनिवास। तो भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना किसने की है? AR देसाई ने की है।
तो स्वाभाविक सी बात है, ये उत्तर कौन देंगे? AR देसाई देंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने लेख में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? हमने देखा था कि उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने वाले डेविड हार्डीमैन है। BR अम्बेडकर ने इस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। ऑप्शन डी। BR अम्बेडकर की बुक्स जो अभी हमने देखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनके बोस। एनके बोस एक मानव विज्ञानी होने के साथ साथ समाजशास्त्री भी हैं। एनके बोस ने कल्चरल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया और जाति को आर्थिक और श्रम विभाजन की व्यवस्था के रूप में इन्होंने देखा। कल्चर और सोसाइटी का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी आणविकतावाद लागू किया है? GS घुर्रे, RK मुखर्जी, AK शरन या उपयुक्त में से कोई नहीं? जमीनी आणविकतावाद ये GS घुर्रे ने शुरू किया और GS घुर्रे ने अपनी बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया इसमें इसको अच्छे से लागू किया है। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया है? गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या प्रकार्यात्मक? गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव मेथड का, या क्वांटिटेटिव मेथड का, या कंपैरेटिव मेथड का, या फंक्शनल का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव मेथड का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मिशेल फूको। मिशेल फूको ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है, सत्ता के बारे में भी विचार दिया है और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। जे देरिडा ने राइटिंग और डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। सिमुलेशन बुक के लेखक कौन है? सिमुलेशन बुक के लेखक हैं जीन बाudrillard, ऑप्शन डी। और जीन बाudrillard किसके लेखक हैं? इन्होंने सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ इसकी भी रचना की है, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट की भी रचना की है और लियोटार्ड ने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इसको दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। SC दुबे द्वारा लिखी गई पुस्तकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये 1977 में लिखी थी। इंडियाज चेंजिंग विलेज 1958 में लिखी थी। इंडियन विलेज 1955 में लिखी थी। सोशल साइंसेज इन चेंजिंग सोसाइटी ये 1974 में लिखी थी। तो दी गई बुक्स में सबसे लेटेस्ट ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया और सबसे पहले इंडियन विलेज को लिखा। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा सही, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग सोशियोलॉजी बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है जिगमेट, बाउमैन और टिम ने, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।